नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीतामढ़ी में हल्की बारिश से बाढ़ ने दस्तक दे दी और इसके चलते नदी किनारे बसे गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश के कारण परिहार प्रखंड से बहने वाली हरदी नदी के जल स्तर में सोमवार को अचानक बढ़ोतरी हो गई। परवाहा लालबंदी पथ में लहुरिया मदरसा के समीप सड़क पर पानी का तेज बहाव होने लगा, जिसके चलते इस पथ पर आवागमन चुनौती बन गया है। लोग जान जोखिम में डालकर अपने वाहन को इस तरफ से उस तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हालात तब हैं जब पहली और हल्की बारिश हुई है और इसी से सीतामढ़ी में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। राकेश, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, जरा बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके हैं वहाँ पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि जो सीतामढ़ी का जो नेपाल सीमावर्ती इलाका है वहाँ बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और परिहार का जो प्रखंड है वहाँ पर हर जो अधवारा समूह की नदी है तो वहां पर जलग्रहण वाले इलाके में ज्यादा बारिश होने की वजह से हरदिया नदी के जलस्तर में अचानक उफान आ गया है और परवाहा और लालबंदी जो सड़क है वहां पर पानी जो सड़क पर बह रहा है 2 से 3 फीट पानी का तेज बहाव है। आवागमन ठप होने की स्थिति में हालांकि जान जोखिम में डालकर लोग किसी तरीके से वाहनों का आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। क्या अब इसको ठीक करने की कवायद वहां की जा रही है? कुछ कार्रवाई? जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि अगर नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में बारिश फिर से हुई और ज्यादा बारिश हुई तो इलाका के कई गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। अमूमन जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट महीने में बाढ़ की आशंका प्रबल होती है, लेकिन हल्की बारिश की वजह से ये अप्रैल महीने में ही बाढ़ के जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, तो यह एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल राकेश, जहां की स्थिति आप बता रहे हैं वहां पर अगर बात की जाए तो लोग जो हैं आवागमन तो ठप हो ही चुका है। इसके अलावा और कौन कौन सी बुनियादी समस्या जिससे लोग अभी जूझ रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? देखिए, बुनियादी समस्या अगर ये जो परिहार प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क है, परवाहा लालबंदी सड़क है, अगर इस पर पानी का तेज बहाव अगर इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा तो जो घरेलू उपकरण के सामान है, पेट्रोल हुए, रसोई गैस हुए, उसकी किल्लत इलाके में हो जाएगी। और यह इलाका नेपाल से जुड़ा हुआ है और काफी तादाद में जो आसपास का इलाका है वो निचला क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि हल्की बारिश होती है तो इस इलाके के लोग सबसे पहले बाढ़ की चपेट में आते हैं। तो समस्या काफी उत्पन्न हो सकती है। लोगों को खाने पीने से लेके प्रत्येक सामान की यहाँ किल्लत हो जाएगी और ऐसी परिस्थिति में यहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ भी अभी तक नहीं किया जा रहा है क्या? उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया? पता है, जानकारी है इस बारे में? अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा इलाके को सुरक्षित रखने के लिए या फिर आवागमन को बेहतर सुचारू रूप देने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक पुल बन रहा है जिसके डाइवर्सन में भी पानी आ गया है और वहां पर आवागमन ठप हो सकता है। अगर जलस्तर में वृद्धि होगी तो आवागमन ठप हो सकता है और हालात ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई जा सकती है। अब तक जिला प्रशासन के द्वारा बचाव या राहत कार्य चलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। हालात किस अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी है प्रखंड स्तर के, उनके द्वारा भी अब तक हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर नहीं जाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। तो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। सीएम ने एक बार फिर साफ किया कि उनका पीके से कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार आ गए हैं, राजनीति करने की बात कर रहे हैं। बोले सर, राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। सर क्या? दरअसल प्रशांत किशोर अब तक चाणक्य बनकर नेताओं को चंद्रगुप्त बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब वो खुद ही चंद्रगुप्त की भूमिका में आने की तैयारी कर चुके हैं। पाटलिपुत्र यानी पटना की गद्दी पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पीके के प्लान पाटलिपुत्र का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह से होगा जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
पीके ने राजनीति में आने का प्लान बना लिया है, मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है। पीके ने अपनी पार्टी का नाम भी तय कर लिया है। नई पार्टी जो बनाई जाएगी उसका नाम भी तय हो चुका है। पीके की पार्टी का नाम जन सुराज जैसा हो सकता है। संभव है कि पीके की पार्टी का नाम जन सुराज यानी जेएसपी हो सकता है। वैसे असली नाम तो पीके ने अपने दिमाग में तय कर ही लिया होगा, जिसकी जानकारी 4 मई को प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावी एक्शन प्लान का भी वो खुलासा करेंगे। तब तक वो गैर सियासी लोगों से मिल रहे हैं। कल उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने छात्रों से कहा है कि वो राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जल्द ही वो बिहार के भ्रमण पर भी निकल सकते हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी आपने प्रशांत किशोर के प्लान पाटलिपुत्र के ब्लूप्रिंट को समझा। स्थिति साफ है कि वो बड़ी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन सवाल है कि क्या उनकी तैयारी उतनी है जितनी बड़ी चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। क्या है चुनौतियां, अब आपको इसको भी समझिए। सीएम नीतीश कुमार के करिश्मे को तोड़ पाना एक बड़ी चुनौती होगी, मुश्किल है पीके के लिए। सीएम नीतीश कुमार का विकल्प बनना आसान बात नहीं होगी। नीतीश के विकास पुरुष की छवि को चुनौती देना भी एक बड़ी मुश्किल है। तेजस्वी की युवा छवि से प्रशांत की कड़ी टक्कर होगी। तेजस्वी के जो नए सियासी समीकरण हैं उसको टक्कर देना पीके के लिए मुश्किल वाली बात हो सकती है। प्रशांत किशोर के पास फिलहाल कोई भी वोट बैंक नहीं है। प्रशांत किशोर के पास कोई सियासी जमीन भी नहीं है। बिहार में हर वर्ग को साधना बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर के लिए होगी। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि देश के सारे युवा तो पीएम मोदी के साथ हैं, तो पीके के साथ कौन है। हमारी पार्टी में जो आता है उसका वेलकम करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी पार्टी बनी है यहाँ बिहार में। पहले भी बहुत लोगों ने पार्टियां बनाई। हर चुनाव से पहले 8-10 पार्टी बन जाती है, तो बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाए, उसमें हम क्या कहेंगे। प्रशांत किशोर क्या एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है नए लड़कों को, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले से वहाँ पर इतनी स्थापित पार्टियाँ हैं, 4 पार्टियाँ वहाँ पर स्थापित पार्टियाँ, और भी कई छोटे दल हैं। 2 ध्रुव के बीच में तीसरा ध्रुव बनाने की उनकी कोशिश है। बिहार के सब लड़के तो हमारे साथ हैं, तो जो आज युवा हैं वो तो मोदी जी का फैन है। और इसी बीच छपरा से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। दबंगों ने महिला की पिटाई की है। धनगढ़ा गांव की घटना है, जहां आपसी रंजिश में पिटाई की गई और पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। तो बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई की है और उस पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, दबंग की तरफ से मारपीट किया गया है। धनगढ़ा गांव की घटना है, जहां आपसी रंजिश में बताया जा रहा है कि महिला की पिटाई की गई। दबंग देखिए लाठी डंडे से लैश होकर वहां पहुंचे थे, जिसके बाद महिला पर टूट पड़े और महिला की बेरहमी से पिटाई की। और ये जो वीडियो है फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। छपरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, छपरा के धनगढ़ा गांव की घटना है, जहां आपसी रंजिश में पिटाई की गई है। प्रशांत किशोर के सियासत में आने के ऐलान से बिहार की राजनीतिक पार्टियों में हलचल सी मच गई है। नेताओं ने पीके पर हमला तेज कर दिया है, लेकिन पीके पर हमला बोलने के चक्कर में पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मांझी और पारस की हैसियत बता दी। उन्होंने ट्वीट कर कह दिया कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर किसी 5वें दल का कोई अस्तित्व नहीं है। सुशील मोदी ने क्या लिखा, आइए आपको वो बताते हैं।
प्रशांत किशोर के नए प्लान पर सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि बिहार में मुख्य धारा के 4 दलों के अलावा किसी नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने या दल बनाने की पूरी आजादी है, इसलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। अब इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को क्या फर्क पड़ेगा। अब सुशील मोदी के ट्वीट पर उनके सहयोगियों ने दबी जुबान पर आपत्ति जताई है, वहीं विपक्ष ने भी ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या सुशील कुमार मोदी जी ये मान के चल रहे हैं कि उनकी सरकार जिनके बूते चल रही है, जैसे जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम है या छोटे पासवान जी की पार्टी रालोजपा है, ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी? सुशील मोदी जी का बयान 16.15 आना सही है। सुशील मोदी जी ने सही कहा कि ये 4 पार्टियां ही बिहार में सरवाइव करने वाली है, आगे रहने वाली हैं। लोकसभा में जिस आरजेडी को शून्य पर आउट कर दिया, कांग्रेस जिसे जनता शून्यता की तरफ बढ़ा दी है, वो अपने आप को इस 4 में शामिल नहीं करे। सुशील कुमार मोदी जी ने यह बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, बेहतर तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी संगठन को जनता वोटों के माध्यम से ताकत देती है तो हम उसे दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए, बिहार में कुछ बड़े दलों के राजनेता आजकल छोटे दलों पर अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जिस दल की राजनीति वो कर रहे हैं वो भी दल एक वक्त कभी छोटा रहा होगा, इसलिए किसी को कम आंकने की कोशिश ना करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने अपने ही सहयोगी दलों के अस्तित्व को नकार दिया। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की हम पार्टी, जो बिहार में सरकार में शामिल है बीजेपी के साथ, और केंद्र में आदरणीय पशुपति पारस जी की पार्टी, जो सरकार में शामिल है। आदरणीय सुशील मोदी जी प्रशांत किशोर जी पर ट्वीट करके हमला कर रहे थे, इसमें उन्होंने 4 ही पार्टी का अस्तित्व बताया है बिहार में, तो उनके सहयोगी जो सरकार में शामिल हैं उनके अस्तित्व को ही नकार दिया। ईद के मौके पर सीएम नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ के खानका महजूबिया में मौलाना अयातुल्लाह कादरी से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इमारत सरिया में पहुंचे और यहां उन्होंने नायाब अमीर सरियात शमशाद रहमानी और नायाब नाजिम शिबली कासमी से मुलाकात की, उन्हें भी ईद की बधाई दी। प्लीज सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर यहाँ पर नेशनल सर यहाँ पर प्लीज सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर यहाँ पर नेशनल। आज भगवान परशुराम की जयंती है और इस अवसर पर भूमियार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं, लेकिन बिहार में भगवान को भी जातीय आधार पर बांटने की राजनीति हो रही है। सियासी फायदे के लिए नेता भगवान को भी जाति विशेष का बताकर उससे वोट बैंक का हिस्सा बना रहे हैं। बिहार में भगवान परशुराम पर हो रही सियासत पर बीजेपी ने ऐतराज जताया और कहा कि भगवान को जाति में बांटकर उनकी महत्ता को कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आरजेडी और जेडीयू ने भी भगवान को बांटने का विरोध किया है। देखिए, जब कोई पुरुष जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने समाज और देश के लिए काम करते हैं, तब जाकर वो महापुरुष होते हैं। और ऐसे महापुरुषों को किसी जाति और धर्म के दायरे में बांधना एक राजनीतिक दुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे एक ही हैं भाई, चाहे वो राम हो चाहे वो अल्लाह हो। जब प्रकृति ने भेद नहीं कभी किया, ना हवा ने भेद किया, ना चांद और सूरज ने भेद किया, तो हम और आप कौन होते हैं? हाँ, ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है जो समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। चेत जाए वो लोग, अभी भी वक्त है, अन्यथा आपको अंजाम भुगतना पड़ सकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए पहले तो महापुरुषों को जातीय बंधन में बांधा, अब तो भगवान को भी जातीय रस्सियों से बांध करके रखना चाहते हैं इसे स्वार्थी लोग। जातीय बैनर के तले जयंती मना कर करके ये भगवान की महत्ता को भी कम करते हैं, महापुरुषों की महत्ता को भी कम करते हैं।
वो तो विश्व कल्याण के लिए बने होते हैं, न कि जाति कल्याण के लिए बने होते हैं। ऐसे स्वार्थी तत्व बाज आए। इस तरह के आयोजनों से न पीछे लाभ किसी को मिला है, न आगे लाभ मिलने वाला है। भगवान तो सबके हैं और भगवान के जन्मदिन मनाने का अधिकार सबों को है, लेकिन भगवान को लोग जिस रूप में याद करते हैं, जिस राजनीतिक चश्मे से लोग देखते हैं, जनता ऐसे लोगों को समझती है, ऐसे लोगों के बारे में बखूबी जानती है। भगवान पर सबका सामूहिक रूप से एकाधिकार है, लेकिन कुछ लोग हैं कि भगवान को अपने चश्मे से और अपने पार्टी के दृष्टिकोण के हिसाब से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ के उत्तर वाहिनी तट पर अक्षय तृतीया के मौके पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही बिहार, झारखंड सहित कई अन्य पड़ोसी राज्यों से पहुंचे हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तर वाहिनी गंगा में शुद्धता और पवित्रता की डुबकी लगा रहे हैं, जिसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार के सुख और शांति की कामना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान और दान करने से सुख, शांति, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। से अनुरोध है मार्केटिंग के अंदर ही स्नान करें। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की हालत जहां खराब है, वहीं करोड़ों की मशीनें कबाड़ में तब्दील हो गईं। क्रिकेट पर विराम लगने की वजह से पिच रोलर से लेकर कटर मशीनें, पिच सुखाने वाली मशीनें वर्षों से ठप पड़ी हैं और जंग लग चुकी है। बीसीए की ओर से दी गई मशीनें अब कामयाब नहीं हैं, क्योंकि ना तो यहां इसके पार्ट्स मिल रहे हैं और ना इसे ठीक कराने की इच्छा शक्ति दिख रही है। यही स्टेडियम है जहां वर्ष 1996 में जिम्बाब्वे और कीनिया के बीच विश्व कप क्रिकेट खेले गए थे, लेकिन उसके बाद एक तरह से क्रिकेट की यहां से विदाई हो गई। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। विश्व कप समेत 4 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का गवाह रहा पटना का मोइनुल हक स्टेडियम आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जहां मैदान की हालत खराब है, वहीं मशीनें भी खराब हो चुकी हैं। जरा देखिए आपके यहाँ पर करोड़ों की जो मशीनें हैं किस तरह से कबाड़ में तब्दील हो गई है और ये मशीनें अब कारगर नहीं है। ड्राइविंग सीट की हालत आपको दिखाते हैं कि देखिए ड्राइविंग सीट, इस पर कभी चालक बैठकर जो है पिच ठीक किया करते थे, लेकिन आज ये सीट तक उखाड़ लिए गए हैं और मशीनें जो है खराब हो गई है। यानी पिछले 25 साल से कहेंगे तो यहाँ पर कोई मैच नहीं हुआ है और यही वजह है कि मशीनें जो है पिछले कई साल से ठप पड़ी हुई है और अब जंग लग चुकी है। मकड़े का जाल लगा हुआ है, झोल लगे हुए हैं और जंग भी लग चुके हैं। तो ये स्थिति है। बीसीए के द्वारा ये मशीनें दी गई थी, लेकिन रखरखाव की वजह से, देख रेख की वजह से ये सभी मशीनें खराब हो चुकी हैं। घास काटने से लेकर पिच ठीक करने, पिच सोखने तक का ये मशीनें काम करती थी, लेकिन देखिए कि हालत किस तरह से है। यानी क्रिकेट को लेकर लगातार वर्षों से सियासत चल रही है, लेकिन जो करोड़ों की पूंजी है उसे यूं ही बर्बाद कर दिया गया। और देखिए यहाँ पर मोटर से लेकर जो भी चीज़ें हैं उसमें किस तरह से जंग लगी हुई है, जाल लगे हुए हैं और मिट्टी के बड़े बड़े पड़त इस पर बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी मशीन जो है ये कारगर नहीं है। किसी की कीमत 10 लाख है, किसी की कीमत 30 लाख है, तो किसी की कीमत 20 लाख है। यानी करोड़ों की ये मशीनें हैं। जरा आपको दिखाते हैं कि देखिए आप किस तरह से जंग लगी हुई है, क्योंकि इसे पकड़ने वाला कोई नहीं है और इस पर हाथ तक नहीं पड़े हैं। यही वजह है कि जंग लग गई है इस मशीन में। और क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो वर्ष 1996 में जिम्बाब्वे और कीनिया के बीच जो विश्व कप हुआ था, उसके बाद बिहार में एक तरह से कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर घरेलू क्रिकेट हो, उसकी विदाई हो गई। यानी तकरीबन 25 से 26 साल से यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैच नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जहाँ मैदान की हालत खराब है वहीं मशीनें भी रखी रखी बर्बाद हो गई। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। अररिया में एक ऐसा भी सरकारी कार्यालय है जो महीनों से बंद है। कोसी जोन का कमांड क्षेत्र विकास प्रमंडल के इस दफ्तर में जूनियर इंजीनियर समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग है, लेकिन महीनों से यहां कोई आता जाता नहीं है। लिहाजा महंगी गाड़ियां अब सड़ चुकी हैं। बिहार सरकार के इस अजूबे कार्यालय का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। एक ऐसा सरकारी कार्यालय जो कभी खुलता नहीं। अभी हम मौजूद हैं
काडा विभाग में। हम बता दें कि इस विभाग का मुख्यतः काम जो है सीधा लिंक इरिगेशन डिपार्टमेंट से है और नहर से खेतों तक जो सिंचाई होती है उसके लिए एक कमांड क्षेत्र पूरे बिहार में 4 जोन में बनाया गया है, जिसमें यह कोसी जोन का कमांड कार्यालय यह क्षेत्र है। और हम बता दें कि वर्षों से यह विभाग जो है खुलता नहीं है। वजह क्या है यह जिला प्रशासन और बिहार सरकार जाने। हम दिखाना चाहेंगे कि यह जो ताला लटका हुआ है इस विभाग में और यह गाड़ी जो लगी हुई है बिहार सरकार के जो सरकारी राशि है उसका कैसे यहाँ पर बर्बादी हो रहा है हम दिखाना चाहेंगे। गाड़ी नंबर 1 और ये गाड़ी नंबर 2 और ये तीसरी गाड़ी और यह सामने जो है यह चौथी गाड़ी। इस विभाग में कई जूनियर इंजीनियर का पद जो है सृजित है और जिनका काम होता है कि नहर से खेतों तक सिंचाई कैसे होना है और इसको लेकर सारी व्यवस्था होनी है। हम लोग 10 रोज से हाजिरी नहीं बन रहा है। हाँ। अभी तत्काल में ताला मार कर चले गए लोग। हाँ। किरानी सब आते होते न हैं, जब मर्जी तक आए गए। साफ तौर पर आपने देखा कि बिहार सरकार का यह जो काडा विभाग है इरिगेशन डिपार्टमेंट से सीधा कनेक्ट है। इस विभाग का काम दरअसल यह है कि नहर का जो पानी है खेतों तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर है उसकी बहाली है और कई कर्मियों की बहाली है। बावजूद जो है वर्षों से यह कार्यालय खुल नहीं रहा है और खंडहर नुमा बना हुआ। जिला प्रशासन और सरकार को बताना चाहिए कि उसके विभाग की यह स्थिति आखिर क्यों है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।